जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी को, जीके जीएस को, रीजनिंग को और मैथ को एक ऐसे एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट के माध्यम से देखेंगे जो मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं कहूंगा जो आपकी परीक्षाएं 4 फरवरी से आरंभ हैं, यानी कि आपकी परीक्षाएं कैसी आएंगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि परीक्षाओं में सवाल साथियों किस टाइप के आएंगे। तो इन सभी सवालों को साथियों देखिएगा, यहां से आपके बहुत सारे सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि अमृत शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, बताइए। तो अमृत का विलोम अमर, मत्य या विश्व या साथियों विष होगा। मैं कहूंगा साथियों विश्व नहीं होगा बल्कि विष होगा अमृत का विलोम। अगर विष का विलोम आपसे पूछे तो अमृत आपको बता देना है। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची इसमें से साथियों नहीं है। तो अगर बात करें अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए अंधकार की एक तरीके से बात करें तो अंधकार को यानी कि तम कहा जाता है, अंधकार को अंधेरा भी कहा जाता है, अमावस्या नहीं कहा जाता है और तिमिर भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा अंधकार शब्द का, तो अमावस्या नहीं होगा। अगला देखिए साथियों, अवनी का विलोम आपको यहां पर बताना है। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहां पर बताना है। देखिए यहां पर अगर बात करें अनल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है तो अनल का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा, यानी कि साथियों आग हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश को आपको चुनना है। यानी कि अनियमित शब्द का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियमित कहते हैं साथियों? नहीं। जो नियम के अनुकूल ना हो उसको अनियमित कहते हैं, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो या जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो मैं कहूंगा जो नियम के अनुकूल ना हो उसको अनियमित कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे के जबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का मतलब आपको बताने क्या हो सकता है? तो स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो मैं कहूंगा जबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। एक तो होता है स्पष्टवादी होना, वो तो ठीक होता है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होता है साथियों उसको कहा जाता है भाई तेरी तो लगाम पर, जबान पर लगाम नहीं है। तो कुल मिला के आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अध्ययन कैसे लिखा जाता है साथियों? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अल्प का मतलब होता है कम, और आहारी मतलब एक तरीके से जो आहार लेता है, यानी कि जो कंदमूल खाता हो नहीं, जो फल खाता हो उसको अल्पाहारी कहेंगे नहीं, जो पकवान खाता हो उसको अल्पाहारी कहेंगे नहीं, जो कम खाता हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, अल्पाहारी कहा जाएगा। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पर अगर साथियों बात करें, अगर आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम लगा हुआ है 2025 में, अगर आप इस एग्जाम को साथियों 100% पास करना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले पहले आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। पहली पीडीएफ आपको साथियों एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की दी जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप साथियों पिछली शिफ्ट का साथियों क्या पिछली शिफ्ट के जो सवाल हैं उनको तैयार कर लेते हैं तो तकरीबन यहां से 50% सवाल पिछली पुरानी शिफ्ट में से ही उठा के डाल दिए जाते हैं साथियों नई शिफ्ट में। तो ये आपकी टेंशन खत्म हो गई। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी जो एक्सपेक्टेड सवाल है, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार साथियों आपसे पूछे जाएंगे, उनकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए इस पीडीएफ में भी हिंदी जीएस और रीजनिंग मैथ होगी, इस पीडीएफ में भी हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ होगी, और तीसरी आपको पीडीएफ दी जाएगी क्योंकि जीके के पोर्शन को, जीके में ज्यादा नंबर लाना है इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में दी जा रही। मैं कहूंगा 49 रुपए में अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों और कोई नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, पहला लिंक आपको मिलेगा एसएससी जीडी की पीडीएफ व्हाट्सएप पर प्राप्त करें। वहां पर आप उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें 49 का पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। उसके अलावा दूसरा तरीका है साथियों, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन। दूसरा जो लिंक होगा ना वो ऐप पर साथियों प्राप्त करें पीडीएफ, तो वहां से आप हमारी एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट को कटवाकर 49 रुपए का। तो कोई भी तरीका साथियों आप अपना सकते हो।
उसके बाद देखिए छठी का दूध याद आना, इसका मतलब क्या होता है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। तो मैं कहूंगा छठी का दूध याना यानी कि बुरा हाल होना। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है शुद्ध व शब्द आपको बताना है कौन सा यहां पर है। देखिए चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, कृपया ऐसे लिखा जाता है, दवाइयां ऐसे लिखा। देखिए मैं एक बात बिल्कुल सही तरीके से कहूंगा कि निर्भर यहां पर जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं। तो शुद्ध शब्द पूछा गया था, 100% ये वाला शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, जरा मुझे बताइए। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? इसको सनातन कहा जाता है, युगांतर नहीं कहेंगे साथियों। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सनातन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए निम्नलिखित वाक्यांश, निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में साथियों त्रुटि आपको बताने, दिक्कत कहां पर आपको लग रही है बताइए। देखिए कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह ठीक है ना, वह आज आ गया। तो यहां पर जो में दिक्कत है, तो मैं कहूंगा जो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सुरेश के लिए एक इमला लिखना है, सुरेश के लिए एक फोन लिखना है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, या सुरेश के लिए एक दिन लिखना है। तो खाली जगह में कौन सा बिल्कुल सही शब्द आएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला है, यानी कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में साथियों त्रुटि है आपसे पूछा जा रहा है। तो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल साथियों नष्ट हो गई। तो यहां पर आपको बताना है कि दिक्कत साथियों कहां पर है, बताइए कहां पर दिक्कत आपको लग रही है। देखिए असमय यहां पर अगर बात करते हैं ना, असमय जो लिखा हुआ है वो साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पहला वाला आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। असमय वर्षा के कारण भी बिल्कुल सही लिखा है। अधिकतर फसल की अगर बात करें नष्ट हो गई भी सही लिखा है। देखिए फसल के से पहले अधिकतर शायद यहां पर ना था, कोई और चीज यहां पर आए। तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर जो लग रही है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी वाले में लग रही है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए करके श्री राम 14 दिन के बाद वन लौटे, माह के बाद, वर्ष के बाद, या साथियों रात के बाद। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों क्या आना चाहिए? वर्ष आना चाहिए, यानी कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के 4 आदमी के लिए खाना बना दो। आपको बताने साथियों दिक्कत कहां पर है बताइए। देखिए मतलब कुल मिला कहा गया रेखांकित खंड, ये जो रेखांकित खंड है ना इसकी जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है? 4 प्राणियों के लिए खाना बना दो, नहीं। 4 मनुष्यों के लिए खाना बना दो, ये होना चाहिए इसकी जगह, नहीं। 4 आदमियों के लिए, बिल्कुल साथियों इस आदमी की जगह पर आदमियों शब्द आना चाहिए, फिर पूरा वाक्य आपका बन जाएगा 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस समय चरखा घूमना भी एक अनुशासन था, सिखाना भी, या चलाना भी, या लेना भी। तो खाली जगह में मेरे हिसाब से साथियों क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे के साथियों क्या कहा जा रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। तो यहां पर दिक्कत कहां पर? देखिए अनेकों नहीं आना चाहिए था, अनेकों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ अनेक आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। वाक्य के आपको बताने कहां पर साथियों त्रुटि आपको लग रही है बताइए। देखिए आपने इनकी बात सुन ली, ठीक है ना, अब मेरी भी, ठीक है, मेरी भी सुनने की कृपया करो। थोड़ा सा ध्यान से साथियों देखोगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है आपसे बात की गई है, और यहां पर फिर उनसे एकदम से करो से बात करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करिए। तो ऐसे करके आएगा, करिए यहां पर साथियों आना चाहिए। तो कहां पर दिक्कत है? इस वाले में दिक्कत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए दादी के प्राण निकल गया। तो आपको बताने कि इसकी जगह पर साथियों कौन सा ऑप्शन वाले शब्द आएंगे बताइए। देखिए यहां पर तो होना चाहिए निकल गए, क्या होना चाहिए साथियों? निकल गए होना चाहिए। तो मैं
कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर साथियों बात करते कौन से सवाल आपके शुरू हो चुके हैं, यहां पर आपके साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अभी आपने देखे साथियों हिंदी के 20 सवाल, अब आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 सवाल। तो इन सभी सवालों को साथियों देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। यानी कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र की अगर बात करें, यही तो साथियों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्या मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी साथियों, पाटलिपुत्र थी। अगला देखिए कह रहे कि गांधार कला शैली के तहत विकसित हुई, यानी कि गांधार कला शैली की अगर बात करें तो ये किसके तहत विकसित हुई, ये कुषाण के तहत विकसित हुई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए करके मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां की बनी होती हैं, यानी कि ये किसकी बनी होती हैं साथियों, धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती है। इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा। अगला देखिए भारत में वैष्णववाद, क्या भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में, तो कुल मिला के आपको बताने के जो हेलियोडोरस स्तंभ है ना, ये कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये विदिशा में है, विदिशा में है। कहां पर है साथियों, विदिशा में है। विदिशा कहां पर है, विदिशा शायद मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है, तो यह काम किसका है साथियों, केंद्र सरकार का है। किसका है यह काम केंद्र सरकार का है। इनके भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उसके बाद देखिए किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है, तो मैं कहूंगा साथियों 10 वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है, तो साथियों न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है साथियों। यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है कि न्यायिक समीक्षा, मैं कहूंगा नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है साथियों, नहीं। यह भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, नहीं। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर बात करते हैं यहां पर कि जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, एक तरीके से ये संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कहने के भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च पर कौन है, तो सर्वोच्च पर कौन है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय है। तो कुल मिला कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है, यानी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो पटकाई पहाड़ियां है ना, पटकाई पहाड़ियां, ये साथियों पटकाई पहाड़ियां पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। अगला देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो साथियों जो शिवालिक है ना, शिवालिक ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि हिमालय आपका सही जवाब होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी साथियों राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धूपगढ़ चोटी कहां पर है, तो ये साथियों मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की साथियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैं कहूंगा अनाईमुड़ी चोटी है। क्या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो यह कौन से नियम के अनुसार कहा गया है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार कहा गया है, यह आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि घोड़ा गाड़ी की गति
भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये साथियों न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे डिक्टो पूछा जाता है तो आंसर साथियों मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ये एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार है, ये तो बात सही है। ये वस्तुओं के द्रव्यमान और गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं साथियों, ये सही नहीं है। ठीक है ना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि कहा गया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला देखिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? साथियों हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अब हम लोग बात करते हैं 40 क्वेश्चन आपने देखे साथियों हिंदी के और जीएस के। उसके अलावा अब आप लोग साथियों यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 41वें नंबर का सवाल है, करके त्रिभुज का संबंध पिरामिड से है, तो उसी प्रकार आयत का संबंध किससे होगा? चतुर्भुज से, शंकु से, घनाभ से, या साथियों घन से। देखिए जैसे त्रिभुज से पिरामिड बनाया जाता है, उसी प्रकार आयत से घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या है। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर साथियों 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, और यहां पर साथियों क्या है? यहां पर 3 है। ठीक है ना। इसको भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 2 है, यहां पर साथियों 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, और यहां पर 5 है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, और यहां पर 2 है, 5 है, और साथियों यहां पर क्या है? यहां पर 3 है। देखिए यानी कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए ये ओपन डाइज है, ओपन पासा है, खुला हुआ, ये सारे बंद पासे हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा साथियों बताना है कि इसको अगर हम बंद करते हैं तो कौन सा पासा बन सकता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला। अगर हम ये देखें कि हमें इस वाले पासे से क्या ये वाला पासा बन सकता है या नहीं, ये पता कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि 2, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का विपरीत क्या है? 4 है। देखिए 2 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, अब बचा 5, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो यहां पर 2 का विपरीत 4 लिखा हुआ है, तो 2 का विपरीत यहां पर 4 है, तो 2 का विपरीत 4 यहां पर नहीं है, 4 होगा नीचे यहां पर होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये वाला नहीं बन पाएगा। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अब देखिए यहां पर 3 का विपरीत 5 है, और यहां पर 3 का विपरीत 5 बताया गया, तो कैसे साथियों ये हो सकता है? अगर 3 यहां पर है तो 5 यहां पर होना चाहिए था। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें तो साथियों 1 का विपरीत क्या है? 1 का विपरीत 6 है, अब 1 का विपरीत यहां पर नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। 2 की बात करें, 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 4 भी नजर नहीं आ रहा है। 5 की बात करें, 5 का विपरीत 3 है, तो 5 का विपरीत 3 भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा इससे। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जरा 5 का विपरीत 3 है, यहां पर 5 का विपरीत सामने दिखाया गया। विपरीत होता है साथियों, देखिए जब अगर एक चीज दिख रही है तो विपरीत वाली साइड नहीं दिखेगी। तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला बन सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जी कहने के QGNB को ZPWK लिखा जा सकता है, तो आपको बताना है कि HLMO को साथियों क्या लिखा जा सकता है, यहां पर आप लोग बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये 17 पर आता है, ये 7 पर आता है, N 14 पर आता है, B 2 पर आता है, उसी प्रकार Z 26 पर आता है, P 16 पर आता है, W साथियों 23 पर आता है, K आपका 11 पर आता है। देखिए 17 से 26 हुआ है, मैं कहूंगा कितना बढ़ाया गया है? 9 बढ़ाया गया है। 7 से 16 हुआ है, फिर साथियों 9 बढ़ाया गया है। 14 से 23 हुआ है, फिर 9 बढ़ाया गया है, और 2 से 11 हुआ है, फिर 9 बढ़ाया गया, यानी कि इसमें भी साथियों 9 9 9 बढ़ेगा। तो अगर H 8 पर होता है, इसमें 9 बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा, 17 पर Q होता है। L 12 पर होता है, 12 में साथियों 9 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पर U होता है। ठीक है। अब Q U कहां पर लिखा हो? मैं कहूंगा Q और U सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है साथियों, तो यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों।
कहने के मयंक इज ग्रेट को क्या लिखा जाता है, REG लिखा है, सॉरी री जी नी लिखा जाता है। उसके बाद ही इज एन इंडियन को क्या लिखा जाता है, TREP लिखा जाता है। ठीक है भाई, TREP हो गया। उसके बाद कहने के ग्रेट इंडियन कल्चर को क्या लिखा जाता है, PGC लिखा जाता है। तो आपको बताने के मयंक का कोड क्या होगा। अब देखिए मयंक का कोड इसमें सही होगा, ये री जी नी मयंक का कोड हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो अब हमें साथियों क्या करना पड़ेगा, हमें मयंक का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है साथियों, मयंक के लिए यहां पर क्या लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हमें इज का भी कोड निकालना पड़ेगा और साथियों हमें ग्रेट का भी कोड यहां पर निकालना पड़ेगा। तो इज की अगर बात करें, देखिए इज एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से कुछ ना कुछ सेम होगा, वही इज का कोड होगा। अब आप देखिए साथियों कि RE यहां पर है, RE यहां पर है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ सेम नहीं कर रहा है। तो RE जो होगा ना, ये आपका इज का कोड हो जाएगा। यानी कि अब हम RE को कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मयंक का कोड नहीं हो सकता। ठीक है, मयंक का कोड हो सकता हो NE हो या GE हो। उसके बाद अब हम ग्रेड का कोड देख लेंगे। ग्रेड देखिए यहां पर है और ग्रेड आपका यहां पर है। यानी कि अगर बात करें, देखिए अब PE यहां पर है, नहीं है। GE यहां पर है, यानी कि GE जो हो जाएगा, GE आपका साथियों ग्रेड का कोड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों GE भी नहीं हो सकता, RE भी नहीं हो सकता। जो मयंक का कोड होगा साथियों वो NE होगा। क्या होगा, NE होगा। तो यहां पर अगर बात करें NE कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये मयंक का कोड है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कहने कि H खाली जगह MT है, फिर खाली जगह HO है, खाली जगह है, फिर TCHOM है, खाली जगह है, ठीक है, C है, खाली जगह है, फिर O है, खाली जगह है, TC। आपको बताने की जो खाली जगह है यहाँ पर कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि साथियों यहाँ पर 20 टोटल लेटर आए हैं। तो मैं कहूंगा साथियों 5 5 का बनाकर देखे पेयर। तो 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, और 1 2 3 4 5 ये अलग, और 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देखोगे साथियों के अंत में C आ रहा है। देखिए यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, यहां पर भी C है। तो मैं कहूंगा यहां पर भी साथियों C होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं, आप देख रहे हो शुरू में H आ रहा है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी H आ जाएगा। आप देखोगे शुरू में HO है, HO यहां पर भी है, HO यहां पर भी है, HO यहां पर भी है। तो HO साथियों यहां पर भी बन जाएगा। अब हमें पूरा बन गया, देखिए जरा, HOMTC, HOMTC, HOMTC और HO और MTC। तो अगला काम आपको करना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन से लिखे हैं लेटर। देखिए जरा, आपने O लिखा है, C लिखा है, M लिखा है। तो OCM लिखा है और THM लिखा है, क्या THM लिखा है। तो आपको बताने कि ये कहां पर कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, OCM THM। साथियों मैं कहूंगा ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। देखिए भाई बहुत अच्छा सवाल है। कहने कि एक आपके पास चौकोर टाइप का कागज का टुकड़ा है, आपने इसको बीच से यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के ऊपर ले आए। अब आपके पास एक कागज का टुकड़ा ऐसे आ गया है, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आए। अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ चुका है, आप इसको यहां से फोल्ड करते हैं और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आते हैं। तो अब आपके पास साथियों एक ऐसा कागज का टुकड़ा यहां पर साथियों आ चुका है। अब यहां पर अगर बात करते, अब यहां पर अगर आप एक होल करते हैं तो मैं कहूंगा फिर जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहां पर भी एक होल आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी अगर बात करते हैं साथ, तो एक यहां पर होल आएगा, एक यहां पर होल आएगा, उसी प्रकार एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, उसी प्रकार अगर बात करें एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। तो अब आपको बताना है साथियों, क्या बताना है कि ऐसी आकृति क्या यहां पर दिख रही, मैं कहूंगा नहीं। क्या यहां पर दिख रही, मैं कहूंगा नहीं। क्या यहां पर नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
कह रहे हैं कि कुछ लॉकर चाबियां हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये लॉकर हो गई, ये क्या हो गई साथियों, ये लॉकर हो गई, और कुछ लॉकर यानी कि मैं कहूंगा इतने लॉकर साथियों क्या हो गई, इतनी लॉकर चाबियां हो गई, ठीक है। उसके बाद कहने के कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो मैं कहूंगा इतनी चाबियां क्या हो गई, इतनी चाबियां साथियों दरवाजे हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है। ये कह के कुछ लॉकर दरवाजे हैं, तो साथियों कुछ लॉकर दरवाजे कहां है भाई, लॉकर ये हैं, दरवाजे ये हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। सभी चाबियां दरवाजे हैं, तो सभी चाबियां दरवाजे हैं, ये भी कैसे सही है साथियों। हाँ, अगर ये होता कुछ चाबियां दरवाजे हैं तो मैं कहता सही है, लेकिन सभी चाबियां दरवाजे थोड़ी ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष साथियों 2 सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक विशिष्ट कोड भाषा में BULK को क्या लिखा जाता है, 4-2-1-2-4-1-1 लिखा जाता है, ठीक है। कह रहे कि उसी कोड भाषा में INCH को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें B को साथियों यहां पर 42 लिखा गया है, क्या U को साथियों क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है। अच्छा K की यहां पर बात करें तो K 11 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर है, ठीक है। L की बात करें L 12 पर आता है, लेकिन यहां पर 24 लिखा हुआ है, यानी कि डबल लिख दिया गया है, ठीक है। U की बात करें तो ये 21 पर आता है, ठीक है। और B 2 पर आता है तो इसका डबल कर दिया गया, यानी कि इसका डबल किया गया और इसका डबल किया गया। बाकी ये K 11 लिखा है और U के लिए 21 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है साथियों इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, तो I 9 पर होता है, 9 दूना 18 हो जाएगा। N 14 पर होता है, 14 लिखेंगे। C का डबल 6 हो जाएगा। H 8 पर होता है तो 8 लिखेंगे। तो 18 14 68 कौन से ऑप्शन में है, तो 18 14 68 तो ऑप्शन नंबर C वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि कबूतर, भालू, पक्षी, इसके लिए वेन आरेख आपको बताने कौन सा बनेगा, बताइए। चलिए देखिए, ये जो कबूतर है ना, ये पक्षियों के अंतर्गत ही तो आएगा। मान लीजिए ये पक्षी हो गए, पक्षियों के अंदर ही तो कबूतर आएंगे, लेकिन भालू पक्षी नहीं होता है। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, ऐसा कहां पर आरेख बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में आरेख बना हुआ है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें साथियों CQ6RUL को आपको बताने की ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा। साथियों जो सबसे अंत वाला होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, U जैसा है वैसे ही दिखेगा। R की अगर बात करें ऐसा दिखाई देगा, 6 की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा 6 साथियों, और Q की अगर बात करें तो ऐसा दिखेगा, C आपका ऐसा दिखेगा। तो यहां पर अगर बात करें ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुझे बताइए ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है कि L U और R, और साथियों यहां पर ये वाला नहीं ये वाला हो जाए क्या, हाँ यही वाला लग रहा है। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक असंगत है, इन 4 ऑप्शन में से एक असंगत है, उसी असंगत वाले को आपको साथियों चयन करना है। देखिए ये आपका U 21 पर होता है और Y कितने पर होता है, 25 पर होता है, और W 23 पर होता है, ठीक है। L की बात करें तो 12 पर होता है, P 16 पर होता है, N 14 पर होता है, उसी प्रकार D 4 पर होता है, H 8 पर होता है, F 6 पर होता है, और O की अगर बात करें तो ये 15 पर होता है, Q 17 पर होता है, और ये 16 पर होता है। देखिए ये 21 से 25 हुआ है, मैं कहूंगा 4 घटाया गया है, 4 घटा नहीं बल्कि 4 बढ़ाया गया है। ये 12 से 16 हुआ है, मैं कहूंगा 4 बढ़ाया गया है। 4 से 8 हुआ है साथियों, 4 बढ़ाया गया है। 15 से 17 हुआ है, सिर्फ 2 बढ़ाया गया। तो सबसे अलग लॉजिक कहां पर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, यानी कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तो अब आपके सामने यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी मैथ के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। यानी कि साथियों एक वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है, 21 मीटर इसकी त्रिज्या बताई गई है, और कहने के इसका जो परिमाप है वो एक वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। यानी कि जिसको यहां से अगर चलोगे जितनी दूरी होगी वही दूरी साथियों इसको चलोगे तो ये दूरी होगी। कहने का मतलब है साथियों वृत्त का परिमाप और क्या वृत्त का परिमाप और साथियों वर्ग का परिमाप जो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा। तो यहां पर अगर बात करें करके वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई क्या है, यानी कि इसकी लंबाई हम a मान लेते हैं और a ही इसकी लंबाई होगी और a इसकी होगी और a ही लंबाई इसकी होगी। तो a का मतलब पता क्या है साथियों, भुजा, इसी को कहा जाता है भुजा।
तो कुल मिला के ए का मतलब आपको बताना है ए की लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है वर्ग की। तो देखिए इसका परिमाप जब बराबर है तो मैं कहूंगा साथियों क्या कि वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है साथियों, 2 पाई आर हो जाता है, और वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, 4a हो जाता है। तो 2 की जगह पर 2, 22 की पाई की जगह पर 22/7, और आर की यानी कि त्रिज्या यहाँ पर 21 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, बराबर ये आपका 4a आ जाएगा। 7 तियां आपका 21 हो जाएगा, 22 तियां 66 हो जाएगा, ठीक है ना, 22 तियां 66 हो जाएगा। तो ये आपका साथियों 66 आ जाएगा, 66 आ गया, और साथियों 2 आ जाएगा, बराबर आपका 4a हो जाएगा। अब 66 गुणा आपका 2 हो गया, और 4 नीचे आ जाएगा, a यहां पर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो साथियों 33 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भुजा a की लंबाई कितनी निकलेगी साथियों, 33 मीटर निकलेगी। तो 33 मीटर कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 से 9 से 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त होता है, ये आपको बताने। देखिए अगर हम साथियों क्या, अगर हम 360 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम 359 को 10 से भाग करेंगे तो साथियों शेषफल 9 प्राप्त होगा, कितना, 1 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। 361 की अगर बात करें, अगर इसको हम 10 से भाग करते हैं तो साथियों क्या हो जाएगा, 1 हमें शेषफल प्राप्त होगा। इसको हम साथियों अगर 9 से भाग करते हैं, 9 चौक 36, 1 शेषफल प्राप्त होगा। एक बार 8 से भी करके देख लो, 8 से करके देख लो कितना प्राप्त हो रहा है। 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, 4 जाएगा 41 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि अभी भी 1 बचा है, तो मैं कहूंगा 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है। यानी कि 361 को 8 से भाग करो तब भी 1 शेषफल, 9 से भाग करो तब भी 1 शेषफल, 10 से भाग करो तब भी 1 शेषफल। तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है, ठीक है। करके एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए कह रहे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है, यानी कि अगर कोई 35% अंक प्राप्त कर लेता है तो उसको पास माना जाता है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसको 65 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी कि अगर 390 के अलावा उसके 65 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उसको 35% अंक मिल जाते। तो इस प्रकार साथियों मैं कहूंगा अगर मैं इसको जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और साथियों यानी कि 455 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 35% कितना है साथियों, 455 है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, मैं कहूंगा परीक्षा के कुल अंक तो 100% होते हैं, तो 100% का मान आपको बताना है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें, जब 35% 455 है तो 100% कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे, 35 नीचे आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इसको अगर साथियों कट करें, कैसे करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूना 10 ये आ गया। 7 से अगर इसको साथियों कट करें, 7 छंग आपका 42, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 65 दूना कितना हो जाएगा 130 और 0 लग जाएगा। मैं कहूंगा साथियों 1300 यहां पर क्या आ जाएगा, परीक्षा का कुल अंक होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, क्या, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं साथियों, नए व्यक्ति का भार, क्या, नए व्यक्ति का भार अगर कभी भी आपसे पूछे, या कुछ कभी ऐसे भी हो जाता है उम्र वाला भी बन जाता है, यानी कि इतनी उम्र के एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, 5 व्यक्तियों के औसत उम्र में इतने की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न यही लगेगा। तो नए व्यक्ति का भार कह लो, नए व्यक्ति का वजन कह लो, नए व्यक्ति की या आयु वाला भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर पुराने व्यक्ति का भार, क्या, नए व्यक्ति का भार बराबर पुराने व्यक्ति का भार, पुराने व्यक्ति का भार, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करते हैं तो ये प्लस आपको जोड़ देना है, क्या, व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या ये आपकी आ गई, व्यक्तियों की संख्या और गुणा औसत भार में जो वृद्धि हुई है,
ठीक है ना, या कमी हुई है वो, तो यहाँ पर साथियों वृद्धि हुई है, वृद्धि लिख देंगे। तो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, पुराने व्यक्ति का भार कितना था 38 केजी था, तो यहाँ पर 38 केजी आ गया। संख्या कितनी है, लोगों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर साथियों 5 आ गया। और यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, 2.8 की वृद्धि हुई है, तो इसको साथियों कैलकुलेट आप कर लीजिए। तो 2.8 की गुणा जब 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 आपका हो गया, 5 दूना 10, और साथियों यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा साथियों कितना आपका आ जाएगा, यानी कि यहां पर पॉइंट लग जाएगा, तो साथियों 14 आ जाएगा। 14 प्लस 38 आपका कितना हो जाएगा, 14 38 आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों 52 किलोग्राम का नया व्यक्ति का भार होगा। 52 किलोग्राम आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को साथियों शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और यहां पर अगर साथियों बात करें, अगर आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम लगा हुआ है 2025 में, अगर आप इस एग्जाम को साथियों 100% पास करना चाहते हैं, तो एग्जाम से पहले पहले आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। पहली पीडीएफ आपको साथियों एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की दी जाएगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप साथियों पिछली शिफ्ट का साथियों, क्या आप पिछली शिफ्ट के जो सवाल हैं उनको तैयार कर लेते हैं, तो तकरीबन यहां से 50% सवाल पिछली पुरानी शिफ्ट में से ही उठा के डाल दिए जाते हैं साथियों नई शिफ्ट में। तो ये आपकी टेंशन खत्म हो गई। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी, जो एक्सपेक्टेड सवाल है, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार साथियों आपसे पूछे जाएंगे, उनकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है ना, उसके अलावा देखिए इस पीडीएफ में भी हिंदी जीएस और रीजनिंग मैथ होगी, इस पीडीएफ में भी हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ होगी। और तीसरी आपको पीडीएफ दी जाएगी, क्योंकि जीके के पोर्शन को, जीके में ज्यादा नंबर लाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में दी जा रही। मैं कहूंगा 49 रुपए में अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों और कोई नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, पहला लिंक आपको मिलेगा एसएससी जीडी की पीडीएफ व्हाट्सएप पर प्राप्त करें। वहां पर आप उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें 49 का पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। उसके अलावा दूसरा तरीका है साथियों, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन। दूसरा जो लिंक होगा ना, वो ऐप पर साथियों प्राप्त करें पीडीएफ, तो वहां से आप हमारी एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट को कटवाकर 49 रुपए का। तो कोई भी तरीका साथियों आप अपना सकते हो। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहां पर आपको एसएससी जीडी की जानकारी वगैरह मिलती जाएगी, जो भी अपडेट्स आती रहती है ना, वो सारी जानकारी आपको मिलती जाएंगी। और क्लासेस के लिंक वहां पर साथियों डाल दिए जाते हैं, इन सभी क्लासेस को आप वहां पर साथियों देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।